डीप सीक आ गई है। तहलका मच गया है अमेरिकन मार्केट्स में। चाइना ने एक पहला सरप्राइज दिया है ट्रंप को, या मजीद सरप्राइज भी बाकी है। ये एक ब्रांड है जो उन्होंने बनाया है ओपन सोर्स, और उसके बाद उन्होंने इसके ऊपर न्यूरो साइंस की बेस के ऊपर जो है ये प्रोडक्ट बनाई है डीप सीक। पाकिस्तान को इससे एडवांटेज है क्योंकि देखें आपको एक और चीज़ मिल गई है जिससे आप फायदा उठा सकते हैं। क्या मुस्तकबिल में फ्रीलांसिंग हमें चीन की तरफ जाती हुई नजर आ रही है? चाइना से कॉम्पीट करना थोड़ा मुश्किल होगा, फ्रीलांसर की तादाद बढ़ती चली जा रही है, लोगों को अपना जरिया माश इसके अंदर नजर आ रहा है। क्या पाकिस्तान के पास स्टारलिंक के अलावा भी थोड़े ऑप्शन हैं? सैटेलाइट इंटरनेट के और बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, चाइनीज ऑप्शन भी बन सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यू प्लस मनी और मैं हूं राजा कामरान। बहुत सी आईटी इन्फॉर्मेशन के हवाले से चीज़ें आ रही हैं, बहुत सी चीज़ें तहलका मचा रही हैं। अभी डीप सीक नामी चीनी जो ऐप है उसने बिल्कुल एक हिला के रख दिया है अमेरिकन मार्केट को। हमारे साथ नुमान सईद साहब मौजूद हैं जो कि आईटी एक्सपर्ट हैं, इस शोबे में बहुत काम कर रहे हैं। मल्टीपल तारुफ हैं इनके, किताब भी लिखी है उन्होंने, और इसके अलावा दीगर काम भी करते हैं। फिलंथ्रोपिस्ट भी हैं, मगर आईटी इन्फॉर्मेशन इनकी रोजी रोटी उससे चलती है। नुमान साहब, डीप सीक आ गई है, तहलका मच गया है अमेरिकन मार्केट्स में, बिल्कुल उनके स्टॉक्स डाउन हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ये बताइएगा कि आप इसको कैसे देखते हैं? चाइना ने एक पहला सरप्राइज दिया है ट्रंप को, या मजीद सरप्राइज भी बाकी हैं? देखिए, इस पे सरप्राइज़ की बात नहीं है, इट्स गुड दैट देयर इज़ अ कंपटीशन। एक कंपटीशन आ गया, नंबर वन। दूसरा है कि पाकिस्तान को इससे एडवांटेज है क्योंकि देखें आपको एक और चीज़ मिल गई है जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर मज़ीद फ़ायदा कर सकते हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं, और आपके पास एक अल्टरनेटिव भी आ गया है। तो इसका एडवांटेज है ओपन सोर्स। आपको पता है आजकल एक, जैसे आपने कहा तहलका खेज़ है, तो ओपन सोर्स भी एक तहलका मचाया हुआ है। तो ये बेसिकली ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से ही है। तो एक कंपटीशन है, और इनकी प्रोडक्ट अभी तक जो बताया जा रहा है वो काफ़ी आगे है और काफ़ी बेहतर है और काफ़ी ओपन सोर्स से आपकी क्या मुराद होती है? मुझे ये बता दीजिए हमारे नाज़रीन के लिए। ओपन सोर्स बेसिकली इसके अंदर देखें, अगर आपको अगर अवेलेबल कोई भी चीज़ चाहिए तो आपको मतलब आम ज़बान में बात कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी ज़बान में जी नहीं कह रहा, बिल्कुल। कि आपको कोई भी अवेलेबिलिटी है तो ओपन सोर्स आपके पास अवेलेबल है। लेकिन ये एक ब्रांड है जो उन्होंने बनाया है ओपन सोर्स, और उसके बाद उन्होंने इसके ऊपर न्यूरो साइंस की बेस के ऊपर जो है ये प्रोडक्ट बनाई है डीप सीक। अच्छा, अमेरिकन क्यों इतने ज़्यादा खौफ नज़र आ रहे हैं इससे? क्योंकि उनकी एक डोमिनेंस थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर अभी तक, और वो डोमिनेशन की वजह से उसके बाद कोई कॉम्पिटिटर नहीं था। अब डीप सीक आ गया तो नेचुरली देयर इज अ कॉम्पिटिशन। और टेक्नोलॉजी में हम देख रहे हैं कि अमेरिकन की और चाइनीज़ की लड़ाई कोई नई नहीं है। हवावे के साथ हमने देखा, अभी टिकटॉक के साथ हम देख रहे हैं कि ये एक झगड़ा चल रहा है, और अब डीप सीक ने आके जो है पूरी मार्केट में एक जलजला सा पैदा कर दिया है। तो क्या आप समझते हैं कि मज़ीद सरप्राइजेस भी आएंगे? नहीं, देखिए, इनोवेशन तो आती रहेगी और आ रही हैं। हम कहाँ से कहाँ निकल आए हैं, कभी सोचा नहीं था कि इंटरनेट आएगा और इंटरनेट से ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी और इसकी वजह से जो है रोज़गार बढ़ेगा। और अब इस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर इंटरनेट है। अब अगर आप ये देखें, आने वाले वक्तों में इंटरनेट जो है ना बिजली की जगह ले लेगा, क्योंकि हर चीज़ इंटरनेट से चलेगी, और अगर आपका इंटरनेट नहीं है अच्छा तो आपकी गाड़ी, आपका घर, आपका सारा कुछ जो है वो मेल फंक्शन हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि पाकिस्तान ने उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम हुकूमत ने दिया है, पाकिस्तान पर आ जाते हैं हम डायरेक्ट, चीन और अमेरिका की सियासत को छोड़ के। ये बताइएगा, उड़ान पाकिस्तान में $25 अरब के आईटी एक्सपोर्ट्स का हदफ रखा है, क्या ये अचीवेबल है? देखें, अब सबसे पहले पॉलिसी की कंसिस्टेंसी का होना, आई थिंक ये हमें सोच लेना चाहिए कि हुकूमत कोई भी हो, एक जो पॉलिसी बनी है उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराएं टेक्नोलॉजी में। क्योंकि टेक्नोलॉजी में आप देखें मुस्तकिल ग्रोथ आ रही है, आपकी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही हैं, रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, मगर जो लेवल ऑफ सपोर्ट चाहिए उस तरह की सपोर्ट अभी तक नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए आपको। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो हर जगह मैं बोलता हूँ, वो है एजुकेशन। आपको पूरा एजुकेशन का सिलेबस जो है वो तब्दील करना पड़ेगा, और उसको अपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हवाले से लेके आना पड़ेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर भी, ताकि बच्चे जो हैं यहाँ पे ट्रेन हो सकें, और जब वो आएँ तो उस लेवल पे हों कि वो आराम से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कॉम्पीट कर सकें। उसके अलावा जो उड़ान पाकिस्तान है वो बेसिकली 5E का मजमुआ है, जिसके अंदर जो है आपकी ई पाकिस्तान है, इक्विटी एंड एम्पावरमेंट है, एनवायरनमेंट है, एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इसकी बेसिस के ऊपर उन्हें ये 5E's का एक प्रोग्राम मुरतब दिया है, और ये 5 साल प्रोग्राम है, 1 साल का प्रोग्राम नहीं है। लेकिन फिर मैं वही वाली बात करूँगी, इस तरह के इनिशिएटिव आ रहे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, और आपको देखें हर तरफ रिजल्ट्स भी अच्छे इस वक्त आ रहे हैं इकनॉमिकली। तो ये अच्छा है कि इसको उन्होंने एक और फेदर इन द कैप है कि जी एक 5 साल का आपने प्रोग्राम दिया है। लेकिन
इसके साथ साथ जो है अभी हमारा जो मसले मसाइल हैं वो जो टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन हमें सबसे पहले करना पड़ेगा ब्रांड पाकिस्तान। ठीक है ना जी, जब ठीक तक है। आप पाकिस्तान को ब्रांड नहीं करेंगे। और दूसरा हमारा चैलेंज ये है कि हमें जो है हाई स्केल प्रोजेक्ट्स लेने की कोशिश करनी चाहिए, और उसके अंदर जब तक हम कोलैबोरेशन नहीं करेंगे उस वक्त तक कोलैबोरेशन नहीं हो सकेगी। और दूसरी बात ये है, तीसरी ये है कि स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त अपने हाईएस्ट पे है, तो इस वक्त चाहिए कि आईटी कंपनीज़ को कोलैबोरेट करके उनके आईपीओस कराने चाहिए, ताकि जो है फंड अवेलेबल हो रिसर्च के लिए, डेवलपमेंट के लिए और आगे बढ़ने के लिए। यानी पाकिस्तान को अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है तो पाकिस्तान को मकामी सतह पे आईटी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम करना होगा, जिस पर सरमायाकारी करनी चाहिए, जिसके लिए तभी जो है आप उड़ान पाकिस्तान में जो है जो अहदाफ रखे गए हैं उनको हासिल कर सकेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ओवरऑल हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग बहुत हो रही है। फ्रीलांसिंग में पाकिस्तान चौथे नंबर पर आ रहा है। एक तो हम यूरोप, अमेरिका, जर्मनी इन मार्केटों में सर्व कर रहे हैं। क्या मुस्तकबिल में फ्रीलांसिंग हमें चीन की तरफ भी जाती हुई नज़र आ रही है? अगर चीन की तरफ जा रही है तो हमें इस पर क्या चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए कि हम चीन में भी फ्रीलांसिंग पर जा सकें? फ्रीलांसिंग चाइना से कॉम्पीट करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ओके। यह है कि हमें लैंग्वेज ज़रूर सीखनी पड़ेगी फ्रीलांसिंग के लिए। मिसाल के तौर पे अरबिक, क्योंकि आपको पता है मिडल ईस्ट में भी इस वक्त जो बूम आया हुआ है, प्लस चाइनीज़ अगर आती है तो बहुत अच्छा है, या कोई भी एनी अदर लैंग्वेज वो आपको बेनिफिशियल रहेगी फ्रीलांसिंग के लिए। लेकिन फ्रीलांसिंग के अंदर भी अभी भी देखें, हम जो प्रोजेक्ट्स उठा रहे हैं वो बहुत लो वैल्यू को उठा रहे हैं। हमें फ्रीलांसिंग को सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो इससे ज़्यादा काम कर सकें, इससे ज़्यादा। देखें, छोटे प्रोजेक्ट में भी उतना ही टाइम लगेगा, बड़े प्रोजेक्ट में भी उतना ही टाइम लगेगा हासिल करने के लिए। इसलिए अगर हम मैंने कहा ना कोलैबोरेटिव अप्रोच हो, फ्रीलांसिंग को एक जगह उनको एक सपोर्ट लेके एक जगह पे बिठाया जाए और उनको वो काम दिया जाए जो जिससे वो ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। यानी आप कह रहे हैं क्लस्टर बेस ऐसी फ्रीलांसिंग के लिए स्पेसेस बनाई जाएं जहां पे वो बैठ के आपस में कोलैबोरेट करके जो है अपने आप को आगे बढ़ा सकें और उनको सारी वहां पे सहूलतें दस्तयाब हों। तो अभी बताइए इस वक्त आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग का लेवल चौथे नंबर पर तो है फ्रीलांसर्स के हवाले से, मगर इनको स्केल अप करने की ज़रूरत है? स्केल अप तो हो रहा है, और आपको बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं, मुख्तलिफ फ्री कोर्सेज भी हैं, ऑनलाइन भी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी भी काम कर रहा है, इसमें गवर्नमेंट भी काम कर रही है, एसआईएफसी भी काम कर रही है, बेशुमार इदारे इसके अंदर मिल के काम कर रहे हैं, और जिसकी वजह से आपको रिज़ल्ट भी नज़र आ रहा है कि फ्रीलांसर की तादाद बढ़ती चली आ रही है। और अब लोगों को अपना ज़रिया माश इसके अंदर नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक आम आदमी जब जॉब पे जाता है तो उसको इतनी इनकम नहीं मिलती, इतनी फ्रीलांसर इनकम बना लेता है, और ज़्यादा बेहतर तरीके से बना लेता है और अपने टाइम पे बना लेता है, जिससे उनको पढ़ने का मौका मिल जाता है, कारोबार करने का मौका मिल जाता है और दूसरे काम करने का मौका मिल जाता है। तो इसलिए बड़ा अट्रैक्टिव बना हुआ है और हमें इसे और अट्रैक्टिव बनाना चाहिए। इस वक्त क्या हो रहा है कि हम अपनी रिसोर्सेज को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। हमें रिसोर्सेज और मैन पावर को भी एक्सपोर्ट करना चाहिए टेक्नोलॉजी के अंदर, और जगह जगह करना चाहिए ताकि वो मुख्तलिफ जगहों पे हों, और वहाँ से फिर हम देखें, एक हमारे पड़ोसी मुल्क की जो पॉइंट ऑफ व्यू है जो उन्होंने अडॉप्ट किया, हमें उससे भी सीखना चाहिए। उन्होंने भी किया कि शुरू में उन्हें 20 साल लगे हैं, 25 साल लगे हैं इस पॉइंट पर आने के ना। हमें जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, हमें एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म दोनों प्लान बनाने चाहिए और उस पर काम करना। अच्छा, इस साहब ने बड़ी अहम बात की है, कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर बैठकर आईटी का काम करने के साथ साथ आपको बैरून मुल्क भी अपने लोग जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं उनको भेजना चाहिए। इंडिया ने भी यही किया है। आज इसी वजह से कभी याहू का सीईओ, कभी गूगल का सीईओ, कभी फेसबुक में एग्जीक्यूटिव लेवल पे, कभी ट्विटर में लोग एग्जीक्यूटिव लेवल पे इंडियन ओरिजिन के क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी हाई एंड जो ह्यूमन रिसोर्सेस को एक्सपोर्ट किया उन मुल्कों में। तो सईद साहब का ये मशवरा है कि हम ना सिर्फ मुल्क के अंदर लोगों को सहूलत फराहम करें, मगर अपने हाई एंड इंडिविजुअल बना के उनको बाहर कंपनियों में प्लेस करने के लिए भी काम करें, ताकि हमारे जो लोग हैं वो किसी बहुत बड़ी आईटी कंपनियों के जो हैं वो सरबराह बन सकें, बहुत अच्छा बन सकें। और उससे फिर ये कि आपकी मैन पावर बढ़ेगी, उनका एक्सपोजर बढ़ेगा, उन्हें सीखने का मौका मिलेगा, रिसर्च करने का मौका मिलेगा, और वो रिसर्च लेके फिर वापस पाकिस्तान भी आ सकते हैं। अच्छा, मगर एक बात है, हमारी एक बहुत बड़ी आबादी है जो जिसको इंटरनेट का एक्सेस दस्तयाब नहीं है। जैसे हमारे गांव देहात हैं, अब वहाँ पर अगर 100 लोगों की आबादी है, वहाँ पर फाइबर ऑप्टिक कई 100 किलोमीटर ले जाना वो कहते हैं वारा नहीं पड़ता, उसकी कोई बिजनेस फिजिबिलिटी नहीं बनती। तो हम समझ रहे तो इंटरनेट जो सैटेलाइट है, क्या उसके ज़रिए काम किया जा सकता है? हम देख रहे हैं कि स्टारलिंक का बड़ा नाम आ रहा है कि वो पाकिस्तान में आ रहा है।
तो क्या पाकिस्तान के पास स्टारलिंक के अलावा भी थोड़े ऑप्शन हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि सोचने की ज़रूरत है कि आपको एक डिसीजन लेनी पड़ेगी कि आया आप देखें, इससे आप बच नहीं सकते, ना दूर भाग सकते। इसे अपना लें, जितना जल्दी अपनाएंगे उतना फ़ायदे में रहेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि सैटेलाइट का नॉर्मल इंटरनेट से कोई मुकाबला नहीं है, स्पीड के मुकाबले में, कनेक्टिविटी के मुकाबले में, स्केलेबिलिटी के मुकाबले में। और जिसे आप कहते हैं कि जैसे डेटा जाता है और वापस आता है, तो उसकी जो जो ड्यूरेशन है उसका और उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। ये सैटेलाइट ज़्यादा स्पीडी है? बहुत स्पीडी है, ठीक है ना जी। क्योंकि देखें, आपकी वो टाइमलाइन जो लैग है वो काफ़ी, जैसे आप पिंग कहते हैं, हमारी ज़बान में पिंग कहते हैं, तो वो ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि देखें, इससे आप दुनिया से कनेक्ट होंगे और आपको अपने आप को तैयार करना है, भागने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब ये बताइए कि स्टारलिंक हम बड़ा सुनते हैं, उसका बहुत ज़्यादा उसकी मार्केटिंग हो रही है, तो पाकिस्तानियों के पास क्या सिर्फ स्टारलिंक का ही ऑप्शन है या और ऑप्शन भी हैं? नहीं, इंटरनेट सैटेलाइट? देखें सैटेलाइट इंटरनेट के और बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ज़रूरी नहीं है स्टारलिंक, ज़ाहिर है इस वक्त छाया हुआ है, एक बज़वर्ड भी है, लेकिन इसके अलावा भी ऑप्शंस हैं और चाइनीज़ ऑप्शन भी बन सकता है, बहुत सारे ऑप्शंस बन सकते हैं। लेकिन अभी इस वक्त जो अवेलेबिलिटी है आपके पास, देखें, जो अच्छी बात है उसका ना पॉजिटिव साइड देखें। अगर स्टारलिंक पाकिस्तान आ रहा है तो यकीनन उसको कुछ नज़र आ रहा होगा ना। अगर वो पाकिस्तान आ सकता है तो वो बाकी ही पाकिस्तान आ सकते हैं, ठीक है है ना। और जब वो पाकिस्तान आएंगे तो आप उसे सीख के आगे निकल सकते हैं। देखिए, ये जो आपकी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बनी है, जिसमें टोयोटा, सुजुकी, होंडा, ये कैसे बने? ऐसे ही बने ना कि वो यहाँ आए, उन्होंने यहाँ प्लांट लगाया, लोगों ने काम किया, सीखा और आप मैन्युफैक्चरिंग में शुरू हो गए। जी बिल्कुल। इसी तरह से अब देखें ना कि जब हमारे पास फास्ट फूड चेन्स आई थी इंटरनेशनल, आज हमारे लोकल फास्ट फूड चेन्स उनका मुकाबला कर रही है कहने ना। का मकसद ये कि जब तो आप यूज़ नहीं करेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसमें काम नहीं करेंगे, तो आप कैसे पता चलेगा ये करना क्या है? जी, समंदर में कूदे बगैर तो नहीं पता चल सकता समंदर की गहराई कितनी है। चलें जी, सही साहब समंदर में कूदने का मशवरा दे रहे हैं, मैं कहूँगा लाइफ जैकेट के बगैर मत कूदिएगा। आगे बढ़ते हैं, सेफ्टी के ही हवाले से बात करेंगे। कराची सबसे बड़ा शहर है, यहाँ पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट नहीं आ सका, शहर मुल्क में मुल्तान तक में आ गया। इसका अगर कराची में आते तो इस शहर को क्या फ़ायदा होगा? नहीं, देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि कराची सेफ सिटी कराची में आ चुका है। सीएम साहब ने इसकी इनाग्रेशन भी की है और बाकायदा आपने देखा होगा कि शहर में बड़ी देर की मेहरबान, आते आते बहुत देर हो गई। इसमें आपने देखा होगा कि सड़कों पे आपको काम होता हुआ नज़र भी आ रहा होगा, पोल्स भी लग रहे हैं और इंशाल्लाह जल्द इसका फ़ेज़ 1 पूरा होगा। अच्छा, इसके 5 फेजेज़ हैं और 5 फेजेज़ जब मुकम्मल होंगे तो इंशाल्लाह आपको उसका रिज़ल्ट नज़र आएगा। एक तो क्राइम रेट कम हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि एंड टू एंड सिक्योरिटी हो जाएगी, एंट्री एग्ज़िट आपके कंट्रोल हो जाएंगे। इसके अलावा ये है कि आप जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए एक सेफ़ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट देंगे। एटलीस्ट जो एयरपोर्ट से लेके मुख्तलिफ़ जगहों पे जा रहे हैं, जैसे जितने इंपॉर्टेंट जोन्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी स्टेट बैंक तक चंडीगढ़ रोड है, या आपका जो ग्रीन जोन है या और दूसरे जोन हैं, वो सारे कवर्ड होंगे और आपस में इंटरैक्ट करे होंगे। और सेफ़ सिटी का एक मतलब और भी होता है। सेफ़ सिटी का मतलब सिर्फ सर्विलेंस नहीं है, उसका मतलब ये है कि जितने भी आपकी इंटर कनेक्टिविटी ऑफ द डिपार्टमेंट्स है, सो दैट दे कैन टेक डिसीजन ऑन द स्पॉट। उससे होता ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह रहा हूँ 4-5 लोग बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं, तो वहाँ वो डिसीजन लेने के काबिल होंगे। ये है इंटर डिपार्टमेंटल इंटर कनेक्टिविटी है सेफ सिटी, सर्वेलेंस नहीं है। दूसरी बात ये है कि इसकी एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि जी कोई खुदा न खास्ता हादसा हो गया और एक अस्पताल में जगह भरी हुई है, तो आप उसको डाइवर्ट कर सकते हैं कि यार यहाँ भर गए, आप दूसरी जगह ले जाएँ ताकि इंसानी जानें भी बच सकें। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी बात है, जैसे अब PSL पाकिस्तान में हो रहा है, क्रिकेट पाकिस्तान में आ गई, दूसरे स्पोर्ट्स भी हो रहे हैं और डेलीगेट्स आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की तरफ वापस रुख कर रहे हैं, टूरिज़म का सिलसिला है, ये सारा इससे इंटर रिलेटेड है। ट्रैफिक का निज़ाम है, ये सारी चीज़ें जो हैं इससे बेहतर हो सकती हैं। यानी सेफ सिटी सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपकी सेफ्टी बढ़ाई जाए, इसकी इकोनॉमिक और इसकी कल्चरल, उसकी डेवलपमेंट में भी बड़ी अहमियत है कि ये जो है आपको आगे बढ़ा सकता है और आपको आगे ले जा सकता है। तो ये बताइए कि कराची का जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, इसमें जब ये कंप्लीट हो, कब तक कंप्लीट हो जाएगा और कितने कैमरे इसमें लग रहे हैं? देखें, इसमें पहले तो शुरू हुआ है प्रोजेक्ट अभी 10,000 कैमरे से, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता जाएगा, फिर ये हैदराबाद भी जाएगा, सक्कर भी जाएगा और पूरा सिंध इंशाल्लाह से कवर होगा। लेकिन अभी तो हम फेज़ 1 के अंदर हैं, इब्तदाई उस मराहिल के अंदर हैं, लेकिन वो कहते हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अच्छा, इस हमने देखा था कि जैसे कैमरों की मदद से UAE ने अपने बड़े वो पकड़े हैं, मुजरिमीन पकड़े हैं,
तो आप क्या समझते हैं कि जब ये कैमरे पूरे लग जाएंगे तो पूरा जो फेशियल रिकग्निशन है ये इन कैमरों में मौजूद है? डिजिटल फॉरेंसिक्स भी हैं, फेशियल रिकग्निशन भी है और दूसरे तमाम फीचर्स हैं जो इंटरनेशनली अवेलेबल हैं। बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर इस पे काम हुआ है और इसकी बहुत सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी हुई है। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो दुनिया के जितने भी टॉप प्रिंसिपल्स थे उनको बुला के इनकी प्रेजेंटेशंस भी दी गई हैं, उसके बाद ये डिसीजन ली गई है। अच्छा, कराची में सेफ सिटी आ रहा है और बड़े देर से आ रहा है। लाहौर इस्लामाबाद में तो कई साल, 8 साल आ चुका है। Okay. आ रहा है नहीं, आ चुका नहीं, देखिए जब हमें इसके सारे कैमरे लग जाएंगे ना हम तब बोलेंगे कि आ चुका है। तो आ रहा है, इसके बड़ा काम हो रहा है और ये कराची के लिए एक अच्छी चीज़ है। कराची की डेवलपमेंट के लिए, इसकी सकाफत की डेवलपमेंट के लिए, इसमें इसको एक इंटरनेशनल शहर बनाने के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है जब पूरा मुकम्मल हो जाएगा तो ये शहर को ना सिर्फ अमन व अमान में सर्व करेगा बल्कि कराची में और बहुत से मामलात में कराची को जो है बेहतर तौर पे गवर्न करने के लिए, कराची की गवर्नेंस के लिए ये एक बेहतर ऑप्शन होगा जिसमें तमाम एजेंसीज और तमाम सिविक एजेंसीज मिलकर काम कर सकेंगे। सईद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी किताब का भी देने का भी बहुत बहुत शुक्रिया।